जी, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से मृदुला गर्ग जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। 25 अक्टूबर से हम लोगों ने इसे शुरू किया था, मृदुला गर्ग जी के जन्मदिन के अवसर पर, और आज हम लोग 8 नवंबर की इस संध्या में उन पर चल रहे इस एकाग्र को विराम देंगे। हालांकि इच्छा नहीं होती है, लोग बाग भी, तमाम लोग रुचि लेकर इन कार्यक्रमों को सुनते रहे, फिर भी कहीं ना कहीं किसी एकाग्र को अंततः एक जगह पर रुकना होता है। आज वह दिन है, और देखिए क्या संयोग कि आज के दिन हमारे साथ अचला बंसल जी उपस्थित हैं। मृदुला गर्ग हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखती रही हैं, जब तब अनुवाद भी करती रही हैं। अचला बंसल जी भी मुख्य रूप से अंग्रेजी में और बीच बीच में हिंदी में लेखन करती रही है। हम जानते हैं कि अगर साहित्य में समकालीन साहित्य की बात करें या हिंदी अंग्रेजी साहित्य की बात करें, तो किस तरह एक कथात्रयी बहनों की, 3 बहनों की अगर एक मंडली बनाई जाए तो उसमें ये तीनों नाम कितने खास हैं, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग और अचला बंसल। यह बेहद खुशी का समय है कि आज हमारे साथ उस त्रयी में से बेहद महत्वपूर्ण और इन तीनों बहनों में सबसे छोटी और प्यारी बहन अचला बंसल जी उपस्थित हैं, जो मृदुला गर्ग जी को लेकर अपनी यादें साझा करेंगी। मगर इस साझेदारी में मंजुल भगत तो आएंगी ही आएंगी, और मृदुला गर्ग का अपना बचपन भी आएगा। किस तरह एक कमसीन लड़की बचपन के दिनों में ही पुस्तकों के प्रेम में पड़ जाती है, कुछ स्वास्थ्य के कारण, कुछ शौक के कारण, कुछ पारिवारिक विरासत के कारण, और वह शौक इस तरह से विकसित होता है कि अंततः पुस्तकों में डूबी रहने वाली वह कमसीन लड़की स्वयं कई कई नायाब पुस्तकों को सिरजती है। ये तीनों ही बहनें रचनाकार बहनें हैं, और तीनों ही अमूमन कुछ विलंब से, कुछ देर से साहित्य सृजन की दुनिया में आती हैं। इन सब पर बात होगी। अचला बंसल जी जिस किस्सागो अंदाज के लिए और जिस सरल सहज ढंग से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं, आज के इस संवाद में हम वे सभी रंग भी देखेंगे। तो आइए मित्रों, हम सीधे अचला बंसल जी के पास चलते हैं और उन्हें स्क्रीन पर लाते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार अचला जी। नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन। Thank you for inviting me here and coaxing me to come on the last day. तो मृदुला जी के ऊपर तो बहुत कुछ बोला गया, उनके साहित्य के बारे में, उनके बारे में। आखिरकार ये चल रहा है 15 दिन से, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रही। 25 अक्टूबर मृदुला गर्ग के 85th बर्थडे पर शुरू हुआ ये एकाग्र आज समाप्त होने जा रहा है। जैसे कि आपने कहा, तारीख निकल गई, कैलेंडर का पन्ना भी पलट गया, तो क्या। अर्पण कुमार जी ने तो इस महीने के भी कुछ अनमोल क्षण, कुछ दिन उनके नाम कर दिए हैं। ऐसा ना करते तो इतने सारे लोग कैसे जुड़ पाते। खासकर 2 साल बाद मनाई गई दिवाली के इस अवसर पर। उनका जन्मदिन हमेशा ही दिवाली के इर्द गिर्द होता है, इस बार भी एक दिन पहले बाद में हुआ। फॉर्चुनेटली
उसी ऐन दिन पर नहीं। तो आज मैं भी आ जुड़ी इस कड़ी के आखिरी दिन, कुछ बीते हुए अनमोल क्षणों की यादें लेकर। जमाना गुजरा, उमा नाम की एक कमसिन लड़की हुआ करती थी, अपनी उम्र की लड़कियों से बिल्कुल फर्क, अपनी बड़ी बहन मंजुल भगत से भी बिल्कुल अलग, पर कमाल की दोस्ती थी दोनों की। शोक मुंह जोर गुलमोहर और शर्मीली मुंह चोर मोगरा। कहानी जो है गुल की है, मैं सिर्फ परछाई हूँ, मोगरा कहती है, यानी मृदुला जी कहती हैं योग मोगरा के जरिए। शुरू तो ये एक आत्मकथा की तरह ही होती है, पर अंत शुरू तो ये एक आत्मकथा की तरह ही होती है, पर अंत क्या अंत तक ये आत्मकथा ही रह जाती है। कहानी लेखक और मोगरा ने मिलजुल कर कही है, क्या पता कौन कब दगा कर जाए। लेखक ना भी करे, पूरी शिद्दत से जुटी रहे आत्मकथा कहने पर मोगरा यथार्थ की यादें कब यथार्थ की पटरी से सिरक कर भावनाओं की अंधी गली में खो जाए, कौन जाने। बहुत कुछ है इस अजीबोगरीब उपन्यास में। नई मिली आजादी का जोश, बैजनाथ की भरी शख्सियत जिसकी कशिश हाल बेहाल वैसी ही बनी रहती है, मामा जी का ठिसकापन, चाची का चुलबुलाहट, पर शुरू से आखिर तक ये बयान है दो बहनों का ही। जी नहीं, और दूसरी बहन मैं नहीं, ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। मैं उस समय की उमा से 7.5 साल छोटी, दोस्ती के काबिल कहाँ थी। पल्लू पकड़कर भी नहीं घूम सकती थी, क्योंकि वो अक्सर ज्यादातर स्कर्ट ब्लाउज ही पहनती थी। साड़ी तो बहुत बाद में आई, तब तक मैं बड़ी हो चुकी थी, यानी किसी का भी पल्लू पकड़ने की जरूरत नहीं रही। आज भी मृदुला का जो नाम मेरे जहन में रमा हुआ है, वो वही है बचपन का नाम, उमा। साथ साथ एक गिल्ट भी उभरता है मन में उन्हें उनके नाम से पुकारने पर। ये उनका बड़प्पन कहिए या हमारी गहराती दोस्ती, जो उनको दीदी कहने में आड़े आ गई। यूं भी दोस्ती की उम्र नहीं नापी जाती, इसीलिए कुछ बड़े होकर हम गहरे दोस्त बन गए। मैंने भी अपनी दोनों बहनों की तरह शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बहुत बाद में लिखना शुरू किया, पर उनसे अलग, अंग्रेजी में लिखा। आप भला अंग्रेजी में क्यों लिखती हैं? लोग अक्सर पूछा करते मुझसे। यूं तो लिखने पर ही क्यों उतर आई हम 3 बहनें। हमारी सोच अलग अलग थी। कौन किस घटना से कितना प्रभावित या द्रवित होता है, उसकी रचना को अलग मोड़ दे देती है। मेरी कहानियां हिंदी में अनुदित होंगी और छपेंगी भी, मुझे कहाँ मालूम था तब। यह भी नहीं मालूम था कि एक दिन बिसात नाम की किताब में मुझे अपनी दोनों बहनों से जुड़ने का अनमोल अवसर प्राप्त होगा। पर तब तक हमारी प्रिय बहन मंजुल जी जा चुकी थी। काश वे कुछ और जी ली होती, पर सपने हमें ज्यादातर अधूरे ही रह जाते हैं।
ये भी रह गया। छोड़िए इन अधूरी बातों को, मैं अब उस समय की बात करती हूँ जो मौज मस्ती से भरा था। मौसम चाहे जैसा हो, घनघोर बादल छाए हो, झमाझम बारिश हो रही हो, या मई जून की तपती गर्मी हो, हम बाहर निकलने से हिचकिचाते नहीं थे। उन्हीं बीते दिनों की एक याद रेगिस्तान में पानी की बूंद की तरह जब तब मेरे जहन में टपक आती है। वर्ष 1980 ये वर्ष 1980 हम दोनों शादीशुदा थे। घर चलाती थी पति के साथ अलग अलग शहरों में। पर उन दिनों मैं बम्बई में से दिल्ली आई हुई थी, जहां मृदुला रहती थी। चल उठ, अभी तक सो रही है। आवाज जानी पहचानी थी, पर सुबह के 7 बजे। मैं आंख मलती उठ बैठी। क्या मुसीबत है? पर कहा नहीं। पूछा, पर क्यों? मेरी नई किताब आई है, कल देर रात मिली मुझे, कहकर मृदुला ने अनत्य की नई प्रति मुझे पकड़ा दी। मैंने पन्ने पलटे। किताब के बीच बसी हुई स्याही की गंध बिखर कर पूरे कमरे में बिछ गई। बच्चे स्कूल में, पति दफ्तर जाने की तैयारी में, सब छोड़ के भगी चली आई थी हमारी माँ के घर, जहां मैं ठहरी हुई थी। चल आज कॉफी पीने नहीं, ब्रेकफास्ट पर चलते हैं बाहर, ये बोली। गए हम, सिर्फ हम दोनों। उसके बाद कितनी किताबें छपी, कितने अफसर आए, कितने अवार्ड्स मिले, पर वे क्षण कभी लौट कर नहीं आए। कुछ था जो बदल गया था, या कहना चाहिए हम बदल गए थे। कॉफी छोड़ चाय पर उतर आए थे। वैसे तो चाय की लत भी कम नहीं होती, पर मानना पड़ेगा उसमें वो कॉफी की महक कहाँ जो दूर तक नथुनों में समा जाए। घुमक्कड़ी और अभिनय दोनों उनकी आदत में शुमार हैं। जगह जगह की सैर की है, हिंदुस्तान में और विदेश में भी। कभी बच्चों के संग तो कभी कथा पाठ या सेमिनार के चलते बाहर से निमंत्रण मिलने पर अकेले। एक और यादगार शाम हिचकोले खाती आंखों के सामने झूल जाती है। लोग लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में जुटे थे। कोई पूछे, नए साल में ऐसा क्या है भाई? बौद्धिक बनने की कोशिश में हम तब एक दूसरे से कहते, पर मन महसूस कर। सच यह था कि उमा और मैं उन दिनों उतने ही सिरफिरे थे जितने दिल्ली के बाकी लोग। तो अपने अपने पतिदेव के साथ हमने पास के क्लब में बुकिंग करवाई। खूब सज धज कर बड़े चाव से न्यू ईयर मनाने वहां पहुंचे, पर जल्द ही वहां से उकता कर निकल पड़े। रात के 12 भी नहीं बजे और हम वहां से उठ भागने को बेचैन हो गए। पर ऐसे कैसे घर चले जाएं? बच्चों को पार्टी करने की अनुमति देकर आए थे। अब उनके बीच जा टपके तो वे तो हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे और हमारी भी नाक कट जाएगी। खुद बेवकूफ महसूस करेंगे ही। बच्चे भी हमें कभी माफ नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा। तो जा पहुंचे ताज होटल के 24 घंटे खुले रहने रहता मचान कॉफी शॉप में। वहां भी कोई टेबल नहीं थी। उसने कहा, थोड़ी देर वेट कर लीजिए लाउंज में। हम बैठ गए।
2 घंटे गपशप करते निकल गए। आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। जब खुली तो गुप अंधेरा था। साल पलटी खा चुका था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। फिर भी हम खूब जोर से खुशी मनाने लगे न्यू ईयर की। पति ने हमको घूरा। जीजा ने कहा चलो अब कार में चलकर बैठो, तो हम उनके पीछे हो लिए। थोड़ी देर बाद मृदुला चहकी, मौर्य होटल चलते हैं, चाय के साथ उम्दा ऑमलेट भी खाएंगे। जीजा ने उन्हें घूरा, और कहीं जगह नहीं मिलेगी ना इस वक्त। मौर्य होटल पहुंचे तो दरवाजे पे खड़े कारिंदे ने टका सा जवाब दिया, नो टेबल। पर मेरे सेक्रेटरी से तो आपने कहा था हमारी टेबल बुक्ड है, उमा ने ठसके से कहा। लहजे में कुछ ऐसी रौबदार कशिश थी कि एक बार आंख से आंख मिलाने के बाद वो मुस्कुरा दिया, छुपकर अभिवादन के साथ अंदर आने का संकेत दिया। शायद झूठ पकड़ लिया था, या नए साल पर दरिया दिल हो गया था, या उमा की तरह तरंग में आ गया था। अंदर पहुंचकर टेबल पर जम गए। सेक्रेटरी के मार्फत रुतबेदार बॉस बनने की मांग थी कि चाय ऑमलेट के साथ और व्यंजन भी मंगाए जाएं, तो मंगाए। अगले महीने कुछ कंजूसी से जी लेंगे, हमने सोचा। सुबह करीब 4 बजे जब घर पहुंचे तो बच्चे सो रहे थे। सास खुराटे भर रही थी। अब कभी नहीं, हमने कसम खाई, झूठी या सच्ची पता नहीं। तब ये कहाँ मालूम था कि जिंदगी फिर ऐसा मौका ही नहीं देगी दोबारा। अब मेरी और इन बहन के बच्चे उतने ही गहरे और पक्के दोस्त बन गए जैसे हम दोनों थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बच्चे हैं, अपने ही नहीं मेरे भी। हर बच्चे के जन्मदिन पर केक बनाने की जिम्मेदारी उनकी रहती थी। एक बार तो होशंगाबाद की यात्रा पर जाते जाते मेरी बेटी के जन्मदिन पर केक बनाकर रख गई। आज तक मेरा बेटा यूरोप से आता है तो उनके हाथ से बने केक की फरमाइशी करता है। एक किस्म का नॉस्टैल्जिया है, बचपन से जुड़ा हुआ। उसका ही नहीं उनका भी, क्योंकि आईआईटी हॉस्टल से दोस्तों समेत शनिवार रविवार पर आते हुए छोटा बेटा अनेक तरह के केक एक साथ बनाने की मांग करता था, जो वे पूरी करती थी, भले लिखने का काम रात को जाग कर क्यों ना करना पड़े। अब उसकी याद में बनाती हैं। बहुत सहा है जिंदगी में इन्होंने, कोई दुख नहीं जो झेला ना हो। एक बार इनकी नींद से बोझल आंखों को देखकर मैंने एक कविता लिख डाली। अब उसका लास्ट स्टैंजा पढ़कर सुना दूं? समय तो है अर्पण कुमार जी? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ, पूरी कविता तो नहीं है पर एक स्टैंजा है। तुम्हारी नींद से बोझिल आंखें देख मन हुआ उन्हें चूम लूं। तुम्हारे घने बालों में उंगलियां फिरा उन्हें संवार दूं। तुम्हारे बेधड़क धड़कते सीने की सिलवटें
सहलाकर समेट दूं। जीवन की उथल पुथल रेस के घोड़े सी भागती रफ्तार, कोई नहीं जो खींच सके लगाम, तुम भी नहीं, क्योंकि ये बेकाबू चाल अब तुम्हारे बस में नहीं। जिंदगी यूं चलती चली जाएगी, थक कर चूर ना हो जाए जब तक। क्या वे थक चुकी थी या अभी बाकी है मुश्किलों से जूझने का सफर। कभी सोचती हूँ कि ये जो मेरी बहन है, इनको ऊपर वाले ने बड़ी तबीयत से गढ़ा होगा। दिमाग दिया रेजर शाह, जो जिंदगी के हर मोड़, हर चेहरे को काट कर अपने दिमागी कंप्यूटर में जमा कर लेता है। दिमाग ऐसा कि जो कभी डगमगाए नहीं, और दिल ऐसा कि पिघलते मोम की तरह पिघलाने वाला, फिर चाहे कोई भी हो, बहन, दोस्त या फिर अजनबी। जो नहीं पिघलता कभी भी, वो है मिलजुल मन की चुलबुली चाची। ऐसा क्यों? अर्पण कुमार जी, आपको मालूम है इसका उत्तर? अर्पण कुमार जी, जी बहुत जी जी, छोटा सा आप जवाब है उसका, आप आप बताएं। ही बताएं, आप बताएं नहीं प्लीज। बताएं, बहुत सिंपल आंसर है। ये किस्सा तो आप किताब पढ़कर ही जान सकते हैं जनाब। जी सचमुच। और अब आप कुछ पढ़े उनका। मैं तो दो चार वो बोलने आई थी, सेंटेंसेस। जी उनकी कोई रचना। अ, आप आप कुछ और एक बात और पढ़ना मैं चाहती कहूंगी, हैं? जी जो नहीं, जी आप पढ़िए, मैं तो लाई नहीं हूँ। जो ये जिसका इन्होंने एक एक चैप्टर सुनाया था हमको, ये नायाब औरतें, हाँ वो इतना जी मेस्मराइजिंग है कि अब मुझे उसी का इंतजार है। मेरे को मिलजुल मन बेहद पसंद है, उससे पहले चितकोबरा, कठगुलाब, पर अब इसका चैप्टर सुनकर मेरे को बहुत इसका ऐसा इंतजार है कि रुका नहीं जा रहा। थोड़ा एक और रख सकते हैं इस पे प्रोग्राम, एक और चैप्टर और सुना दें इसका। जी आप नहीं, हाँ, बाद में वो। बाद में, जी हाँ बिल्कुल। ये बहुत हाँ, अच्छा प्रस्ताव है और हमें भी खुशी होगी और तमाम मित्रों को भी अच्छा लगेगा कि बिकॉज इट वो इज जिस वेरी तरह, मेस्मराइजिंग, जी वेरी इंटरेस्टिंग। जी जी बिल्कुल, वो जिस तरह से पूरा लिखा हुआ है वो अपने आप में लाजवाब है और बहुत लोग उसको सुने हैं अचला जी। हाँ, लगभग 1000 यस। के आसपास के लोगों ने उसको सुना है। बहुत तो आप शानदार रहा सोचिए, है। जब, हाँ, जब किताब आएगी तो कितनी खलबली मचेगी। जी मतलब जी जी इट इज अ नायाब बुक। जी, सचमुच में वे नायाब हाँ, औरतें हैं। और मृदुला जी ने और जैसा कहा भी था, लिखने वाला भी नायाब है। हाँ तभी तो यह संभव हुआ है। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी चीजें कही, कुछ ऐसी चीजें बतलाएं मृदुला जी को लेकर जो आपको पसंद ना हो। ऐसा भी कुछ था क्या? मैं पूछ रहा हूं ऐसे ही बस, इसको। अब ऐसा, हर एक इंसान ऐसा ही होता है, मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। शी इज मोर जी गुड, बैड तो बहुत कम है, जी जी ढूंढने पर हाँ मिलता है। हाँ। और जो बात आपने कही कि कैसे, मतलब रेजर शार्प उनका माइंड है। यस। मुस- अब कई बार, उन्होंने जो ये लिखा है, आत्मकथा, इसमें कब से कितने पुराने उन्होंने सारे किस्से, सारी डेट्स कैसे लिख लेती हैं, आई डोंट नो। जी 400 के ऊपर है। एट दिस एज, जी इट इज अ मार्वल। तो दिमाग तो और कंप्यूटर की तरह ही है। जी, और मजे की बात यह है कि संभवतः वह कुछ नोट भी नहीं लेती हैं, कुछ नोट्स भी नहीं लेती हैं, कोई डायरी भी नहीं बनाती हैं, कोई खाका भी नहीं खींचती हैं और तब वो कर तो लेती हैं। खींचती होंगी, उसके बिना कोई नहीं लिख सकता। नहीं, बट माइंड वो, में खींचती हैं, हाँ, कहीं कहीं रख शी रख इज वर्क वेरी नहीं करती।
शी इज वेरी मेटिकुलस। जी वो ऐसे हवा में नहीं बातें करती, वेरी मेटिकुलस। ईच एंड जी एवरी डेट, ईच एंड एवरी इवेंट, political and all that she writes. So she has to be जी very, very accurate. Na? किसी बातचीत में इस बात को भी रख रही थी कि मैं नोट्स नहीं लेती हूँ, डायरी नहीं बनाती हूँ, खाके हाँ, भी नहीं या खींचती, सब मेरे माइंड में, सारी रचना मेरे माइंड में अल्टीमेटली रहती जो सारा माइंड में ही होता है ना, जो है। जी रफ लिखती है वो भी माइंड से ही लिखती हैं, जी यू नो। हाँ, बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल। कॉपी तो कोई नहीं छपाता, सेकंड जी कॉपी, बट ऑल हर डूइंग मार्वलेस। जी अब जी आप कुछ पढ़े उनका? जी। तो बात यह हुई थी, और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, एक जो बेनायाब औरतें में से ही एक अंश पढ़ता हूं, हम्म जो शब्दांकन में भरत जी ने दिया भी है, हम्म और स्वयं भरत जी भी इस बात को लिखते हैं बतौर संपादक कि जैसे जैसे मृदुला जी के इन संस्मरणों को पढ़ता जाता हूं, उनके हिंदी साहित्य की स्त्रियों के प्रति सम्मान बढ़ता है। भारत की महिलाओं को स्त्री विमर्श ने नहीं, बल्कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए स्त्री द्वारा किए गए कार्यों ने अधिक शक्ति दी है। और इस तरह से बतौर संपादक भरत तिवारी शब्दांकन में उस हिस्से को लोगों के सामने लाते हैं। मैं पढ़ता हूं, वे नायाब औरतें का ही अंश है जिसकी आपने अभी बात की। पढ़ता हूं, मृदुला जी लिखती हैं, दीवार क्या ढही, पुस्तकालय हटाकर व्यावसायिक दफ्तर का परिसर बना दिया गया। दीवार क्या ढही, पुस्तकालय हटाकर व्यावसायिक दफ्तर का परिसर बना दिया गया। किताबों का क्या हुआ, ठीक से कोई नहीं जानता था। रद्दी में फेंक दी गई या जला दी गई, खुदा जाने। या नालंदा का भव्य पुस्तकालय जलाने वाले हमलावरों की भटकती रूहें, खुदा जाने भटकती भी हैं या नहीं, क्या पता। जैसे इस दुनिया में किताबों की नाकदरी और अदीबों पर जुल्म करने वाले बेअक्ल सितमगर मौज करते हैं, उनकी रूहें जन्नत नशी हों, मस्त रहती हूं। खैर, बर्लिन जाने से पहले बल्ब वाले सरदार जी ने प्रचारित किया कि उनकी बुत शिकनी की वजह से उनकी जान को खतरा है। खतरा किससे है, तफसील से नहीं बतलाया। नतीजा यह हुआ कि बर्लिन में, जहां हमें शहर के बीच मोबिट इलाके के होटलों में ठहराया गया, आयोजक उन्हें एक पोशीदा जगह ले गए। मोबिट वह इलाका था जहां के लोगों ने अकेले दम हिटलर को वोट नहीं दिया था, इसलिए उसने उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। अब दोबारा बसा था। पहले 2 दिन हमारे रचना पाठ आदि में वे नहीं दिखे तो किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वैसे भी वे सम्मेलन में तभी आते जब खुद बोलना हो, वरना कमरे में प्ले बॉय पत्रिका पढ़ते रहते। तीसरे दिन की शाम पार्टी थी, वहां मिले तो काफी दुखी थे। बोले, मुझे कहां मुझे बोले मुझे कहां वीराने में अकेले पटक दिया, बोर हो गया। आप लोग यहां मौज कर रहे हैं। एक मुंहफट बांग्लादेशी लेखक, जिन्हें जर्मनी में राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, बोले, तो आपने जान को खतरा बतलाया क्यों?
आपको कौन मारेगा, गुनाह बेलज्जत। सरदार जी का बल्ब ऐसा बुझा कि मुझे दया आ गई। मैंने कहा, जहां आप ठहरे हैं बहुत रोमांटिक जगह है। दो मोहब्बत करने वालों ने वहीं के ताल में खुदकुशी की थी। रात में उनके प्रेत आते रहते हैं। आप जबरदस्त कहानी लिख सकते हैं। उन्होंने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और उसी रात जगह बदल मोबिट आ गए। हिंदुस्तानी होने के नाते बर्लिन रेडियो स्टेशन ने उन्हें बोलने के लिए बुलाया तो वहां अंग्रेजी में बोलने लगे। उन्होंने टोक दिया, कहा, आपको पहले ही बतला दिया गया था हिंदी में बोलना है। कहानी खुद उन्होंने सुनाई। बेलिहाज हंसे और बोले, मुझे हिंदी कहाँ आती है, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब से पद सुना दिए। मुझे हिंदी कहाँ आती है, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब से पद सुना दिए। बांग्लादेशी फिर नहीं चुके, बोले, तो आपने पहले क्यों न कह दिया कि आपकी जगह मृदुला दी को बुला लें। खैर, यह टाइम पास नुमा बातें छोड़कर कुछ काम की बातें करें। बर्लिन में हम सभी भागीदारों के साथ एक कॉलेज का विद्यार्थी गाइड के रूप में किया गया थी। उनकी कुछ कमाई हो जाती और हम विशेषज्ञ की सलाह से या साथ अपना मनपसंद काम कर लेते। मेरे साथ एक कमसिन लड़की थी, पारिवारिक रूप से दुखी और अभावग्रस्त। मालूम नहीं मेरी नियति है या उनकी, पर मेरी हर मददगार या साथिन ऐसी ही होती है। जद्दोजहद करके अंग्रेजी में डिप्लोमा कर रही थी, जिससे आगे चलकर दुभाषिए का काम कर सके। जिस दिन मैंने उससे ओपेरा जाने की ख्वाहिश जाहिर की, उसी दिन उसका अंग्रेजी का इम्तिहान था। सब सांस्कृतिक मंच, नुमाइश घर वगैरह पूर्वी बर्लिन में थे, ओपेरा हाउस भी। उसने इल्तिजा की कि मैं रेल से पूर्वी बर्लिन पहुंच सकूं तो वह अपना इम्तिहान देकर मुझे वहीं स्टेशन पर मिल जाएगी। मुझे क्या ऐतराज होता, बस इतना पूछा कि साड़ी बिंदी चलेगी या नहीं। दौड़ेगी, उसने कहा। उन्हें खुन्नस तुर्कियों से है, हिंदुस्तानियों की वे इज्जत करते हैं। पश्चिमी बर्लिन के बाशिंदे बराबर आगाह करते रहते थे, भूल कर भी पूर्वी बर्लिन मत जाइएगा, वहां सब चोर होते हैं। वैसे ही जैसे दिल्ली की पौष कॉलोनी वासी कहते थे, भूल कर भी गोविंदपुरी या मदनगीर मत जाइएगा, वहां सब बदमाश रहते हैं। भले उनके घरों में काम करने वाली रोज वहीं से तशरीफ लाते हूं, फर्क वही अमीर गरीब का था। जब अपना मनपसंद सब पूर्वी बर्लिन में हो तो बंदा पश्चिमी बर्लिन में प्ले बॉय पढ़े या मॉल में वक्त बर्बाद करे। तो ओपेरा देखा, कई उम्दा इजिप्शियन अजायब घर देखे जो अंग्रेजों की तरह जर्मन भी लूट कर लाए थे। क्या करें, तीसरी दुनिया के होने पर अपना लूटा माल यूरोप की उम्दा कलाविधियों या महारानी के मुकुट में मिलता ही रहता है। सिर्फ इतनी सी बात कि मैंने उस कमसिन लड़की को बखुशी जरूरी इम्तिहान देने दिया था। वह मेरी इतनी मुरीद हुई कि यह भी बतला दिया कि जिन लेखक मर्दों के सैलानी
रुख का उसे साथ देना पड़ रहा था कि जिन लेखक मर्दों के सैलानी रुख का उसे साथ देना पड़ रहा था, उसमें सबसे शाइस्ता अफ्रीकन मर्द थे और सबसे लीचड़ एशियन मर्द, खास तौर पर हिंदुस्तानी। अपनी पोती की उम्र की उस लड़की से खुशवंत सिंह ने मांग की थी कि उन्हें पोर्नोग्राफिक फिल्म दिखलाने ले चली थी। वहां सेक्स के अनेक विभत्स पहलू देखकर फरमाया था, गनीमत जानो मेरी उम्र 5 साल कम नहीं है, वरना हम दोनों यही कर रहे होते। जाने दीजिए, उसने मुझसे कहा था, यह तो सिर्फ जवानी गुस्ताखी थी। नाम लेकर ये जवान लेखक तो मुझे छूने, चूमने, आलिंगन करने की कोशिश करते रहे हैं। मैंने तुरंत कहा, मुझे पहले बतलाना चाहिए था, मैं एक पल में उन्हें ठीक कर देती। मेरी नौकरी चली जाती, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, अब तो बस एक दिन बचा है। अब जहां भी उनके साथ जाओ मुझे साथ ले लेना, कहना मैं क्या करूं, उन्होंने मुझसे बिना पूछे साथ आना तय कर लिया। जरूर आपकी प्रशंसक होंगी, इतनी सीनियर लेखिका से मैं क्या कहती। यह बात मैंने मोनिका से भी नहीं कही, वह मेरा नहीं किसी और का राज था। एक दिन में उन जलीलों को मैं इतना जरूर समझा पाई कि तजर्बे और पैनी नजर से मुझे उनके हरामीपन का एहसास हो गया था और मेरे वकील ने सलाह दी थी कि मैं उन पर कर दूं। वहां की अदालत शर्तिया उन्हें जेल की हवा खिलाएगी। 1.5 दिन के लिए मैं कमजोर को सताने वाले उन डरपोकों को उस लड़की से दूर रख पाई, पर उनकी फितरत नहीं बदल पाई। ज्यादातर हिंदुस्तानी लेखक काम से पास आई हर जरूरतमंद लड़की और बच्ची को गीजा का लुकमा समझता है, जिसे चखने का उसे पूरा हक है। चूंकि वे आदतन डरपोक होते हैं, इसलिए उन्हें डराना आसान है, बशर्ते आप उनकी भलमनसाहत के झांसे में न आए। ये लंबा अंश है, क्या करूं, आगे पढ़ूं अचला जी जैसा कहें? हाँ पढ़िए, कितना लंबा है, टाइम तो है जी। हाँ टाइम है जी, पढ़ता हूं। आपको भी बीच में कुछ बोलना हो तो बताइएगा जी। मैं सुन रही हूँ विद ग्रेट अटेंशन। जी जी, थैंक यू थैंक यू, पढ़ता हूं आगे। रफ्ता रफ्ता मैं आखिरी दिन पर आ रही हूं। उसके 3 अहम किरदार थे। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है जिसमें कई बड़े लेखकों के नाम हैं। उसके 3 उनकी चर्चाएं हैं, वे लिखती हैं। उसके 3 अहम किरदार थे, दौलताबादी, बल्ब में कैद सरदार जी और मेरी कमसिन साथिन। उससे पहले 2 मुनिकाओं की बात कहनी जरूरी है। मैं इस पर कहानी भी लिख सकती हूं, पर कुछ बातें बिना किस्सा बनाए साफ कह देनी चाहिए। याद करें महादेवी वर्मा के रेखा चित्र, समझ गए ना? जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होलोकॉस्ट के लिए प्रायश्चित की प्रक्रिया में सैलानियों को भूतपूर्व कंसंट्रेशन कैंप का दौरा करवाना भी रहा है। सैर करवाना नहीं कहना चाह रही, पर अंदाज वही था। मोबिड में भी एक इमारत के तहखाने में कैंप हुआ करता था, जहां पहली मंजिल पर आला रसोई घर था और दूसरी पर नात्सियों की शानदार पार्टियां चला करती थी।
तो जैसी रिवायत थी हमें वहां ले जाया गया। उसके बाद आइसक्रीम का कार्यक्रम था। कैंप का दौरा करने के बाद आइसक्रीम छोड़ मेरा मन कुछ खाने का न था। दिमाग में बज रहा था कि सैलानियों को वहां ले जाने की तुक क्या थी कि मोनिका ने उसे शब्द दे दिए। वहां काफी अमेरिकन मौजूद थे, कुछ हमारे साथ, ज्यादा अनगुटों में। अमेरिकनों से ज्यादा आत्मतुष्ट या ढोंगी कौम मिलनी मुश्किल है। हम हिंदुस्तानी ही उनसे बाजी मार सकते हैं। तपाक से कई अमेरिकन कंठों से निकला, आस्क द जीव्स, जीव्स से पूछो। मैं जीव हूं, मोनिका ने भर्राई पर कड़क आवाज में कहा तो सनाका खींच गया। मुझे भी पहली बार मालूम हुआ। वह बाहर निकल गई, मैं भी। पर कहानी का असल आयाम कुछ और था। मैंने बतलाया था ना कि हम सब लेखकों के साथ एक साथिन थी। मोनिका की साथिन का नाम भी मोनिका था। मोनिका की साथिन का नाम भी मोनिका था। वे दोनों काफी अंतरंग दोस्त बन गईं। पता नहीं आपस में क्या बतियाती रहती। मैं खुद को कई बार सरहद से बाहर मंडराते पाती तो रश्क भी होता। आखिर मोनिका मेरी दोस्त पहले थी। वैसे दोनों के साथ फ्ली मार्केट, अपना चोर बाजार वगैरह में घूमते या साथ कॉफी पीते मुझे खूब आनंद आता। पर कुछ था जो मेरी पहुंच से बाहर था। आखिरी दिन जर्मन मोनिका और मेरी साथिन विदा लेकर चली गई। हम भागीदार लेखक ही रह गए। जर्मन रिवायत के मुताबिक आखिरी शाम समापन से पहले सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करना होता था। याद कीजिए, ये वे दिन थे जब सैटनिक वर्सेस लिखने को मुद्दा बना ईरान के खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया हुआ था, जिसमें हर सच्चे मुसलमान को उन्हें मौत के घाट उतारने का फरमान था। पूरी दुनिया डर डर कर थू थू कर रही थी। सलमान रुश्दी तो सख्त निगरानी में गोपनीय जगह दर्शकों को वैसी पहरेदारी मुहैया नहीं थी। तो कुछ दिन पहले जर्मनी से बाहर एक अनुवादक की हत्या हो गई थी। समापन सत्र में पहुंचे तो सर्वसम्मति से पारित होने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। उसमें सलमान रुश्दी और अनुवादन दर्दी जतलाते हुए ईरान के खुमैनी की निंदा की गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने अपना फतवा वापस नहीं लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुनकर मेरे होश फाख्ता हो गए। क्या कोई अक्ल या इंसानियत का इतना दुश्मन हो सकता था कि यह न जाने कि ईरान से आए अदीब महमूद दौलताबादी के वहां मौजूद होने का मतलब था सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को उनका समर्थन। एक दिन पहले ही जर्मन में अनुदित उनकी रचनाओं पर आयोजक ही नहीं, भागीदार अदीब और शायर भी इंसानियत और अक्ल के दुश्मन नजर आ रहे थे, क्योंकि सब गर्दन हिलाकर जब प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था। तभी मैं
सभागार में लगे माइक के पास पहुंच ली थी। प्रस्ताव पढ़कर जैसे ही सभापति ने ऐलान किया, सबकी सहमति है ना, हाथ उठाएं या हां कहें। मैं खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाकर माइक पर कहा, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। ऐसी घनघोर चुप्पी पहले कभी सुनी न थी। क्यों? समझाकर बतलाइए, उन्होंने कड़वे तंज के साथ कहा। गुस्से के मारे मेरी नसें तिड़क रही थीं, पर मैंने संयत पर कठोर स्वर में कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के अदीब महमूद दौलताबादी यहां मौजूद हैं। सर्वसम्मति से पाया कि उस प्रस्ताव को उनका समर्थन है। तब ईरान वापस जाने पर उनका क्या हश्र होगा? उसमें समझाने को क्या है? आप अकेले इसका विरोध नहीं कर सकती। खुदा की मार, उस दिन मैंने तमाम काले उन लहीम शहीम में एक नाटी काली आतंकवादी लग रही होंगी। बिल्कुल कर सकती हूं, कर रही हूं। आप हम पर जबरन सर्वसम्मति नहीं थोप सकते। जो मैं कह रही हूं रिकॉर्ड हो रहा है अनेक भाषाओं में। आप मुझे जान से मार भी दें, तब भी मेरी असहमति बहुत से लोगों तक पहुंच गई होगी। मैं जानबूझकर अति नाटकीय हो गई। तभी बगल से आवाज आई, मैं मोनिका मंसूर मृदुला गर्ग की असहमति का अनुमोदन करती हूं। चुप क्यों थी? बाद में उसने कहा, मैंने सोचा तुम्हें अपने एकल विरोध का आनंद लेने दूं। बाद में उसने कहा, मैंने सोचा तुम्हें अपने एकल विरोध का आनंद लेने दूं। मैं यह भी जानती थी कि बिना सर्वसम्मति जर्मन प्रस्ताव पास नहीं करते। कुछ आवाजें आई, इनके डिसेंट के साथ भी प्रस्ताव पास किया जा सकता है। नहीं, सभापति ने डपट कर कहा, हमारे प्रस्ताव हमेशा सर्वसम्मति से पास किए जाते हैं। फिर मुझसे मुखातिब हुए, प्लीज अपनी असहमति वापस ले लीजिए। नहीं, अब सिंगापुर और अफ्रीका से आए 2-3 लेखकों ने भी आपत्ति दर्ज की। मृदुला गर्ग ठीक कह रही है। हम महमूद दौलताबादी को खतरे में नहीं डाल सकते। मंच पर आसीन आयोजक आपस में गुफ्तगू करने लगे, देर तक की। फिर पूछा, आपका यह निर्णय अंतिम है? जी, मेरी यह सहमति है और रहेगी, मैंने कहा। तब हम इस नहीं कर सकते, हतोत्साहित आवाज में सभापति साहब ने कहा। कोई और प्रस्ताव ड्राफ्ट कर लीजिए, किसी ने तंज के साथ कहा। यह कि हम फैसला करते हैं कि यहां बुलाकर लेखकों का अपमान नहीं करेंगे। मुझे यकीन है सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। मोनिका के सिवा कौन हो सकता था? मैं घोषणा करता हूं कि इस बार हम कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे। सभा खारिज। सभापति साहब उठकर खड़े हो गए, हम सब भी। सम्मेलन समाप्त हो गया। थकान से चूर मैं कुर्सी पर ढह गई।
कई लंबी चौड़ी जर्मन औरतें मेरे पास आईं और बोली, बधाई, आप बहुत साहसी हैं। साहसी? इसमें साहस की क्या बात है? आपके ख्याल से वे मुझे मार सकते थे? नहीं नहीं, पर इतने मर्दों के खिलाफ एक औरत अकेली बोले, कभी नहीं हुआ। मर्द? कौन मर्द? मुझे तो यहां महमूद दौलताबादी के सिवा कोई मर्द दिखा नहीं। चलो किसी कैफे में चलकर कॉफी पिए, मोनिका ने कहा और हम चल दिए। उसी रात मोनिका को फ्लाइट लेकर वापस जाना था और मुझे बल्ब में कैद सरदार जी के साथ भारतीय कॉन्सुलेट में डिनर के लिए। ज्यादातर भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट भारत से आए बंदों की मेहमान नवाजी करते नहीं, जबकि पाकिस्तानी दूतावास अपने शहरियों के साथ हिंदुस्तानियों की मेजबानी भी कर लेता है। कैलिफोर्निया, अमेरिका और मालदीव में मेरा यही तजर्बा रहा था। पर बर्लिन में काउंसलर भी सरदार थे। हो सकता है खुशवंत सिंह के बहाने मुझे भी बुला लिया हो। बेहद खुश मिजाज भी थे, पर वह बेहद वाकई कितना बेहद था, वहां पहुंचकर ही मालूम हुआ। समापन में अपने सरदार जी नहीं थे। प्ले बॉय पढ़ रहे होंगे या कहीं दारू पी रहे होंगे। पर अभी तो मैं और मोनिका अपने पसंदीदा कैफे में पसरे कॉफी पी रहे थे। मुझे बिना हैंडल के चौड़े मुंह वाले पैमाने में कॉफी परोसने का तरीका बहुत पसंद था। दोनों हाथों के बीच पकड़ने से सर्दी में मुंह के साथ हाथ भी गर्मा जाते थे और अपना ददीहाल याद हो आता था, जहां गिलास को दोनों हाथों से थाम कर चाय सुड़की जाती थी। तभी दौलताबादी वहां आए। आते रहते थे, हमसे वाजिब दूरी बनाकर एक मेज पर बैठते थे। पर आज उधर जाने के बजाय वे हमारी मेज पर आ गए। शर्मिली मुस्कुराहट के साथ अंग्रेजी में पूछा, यहां बैठ सकता हूं? जरूर, सतर होकर बैठते हुए मैंने कहा। वे बैठ गए। हमने एक और कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कॉफी आने से पहले उन्होंने पूछा, आप दोनों के साथ एक तस्वीर खिंचवा सकता हूं? जरूर, हम दोनों ने काफी अचरज के साथ कहा। उन्होंने अपने साथ आए युवक को इशारा किया और उसने चित्र उतार लिया। कॉफी आ गई, प्याला होंठ से लगा। उन्होंने धीमे से कहा, शुक्रिया। सिर्फ हमने सुना, पर तस्वीर खींचते सबने देखा था। वह तस्वीर अब भी मेरे पास है। हाल में मुझ पर केंद्रित पुनश्च पत्रिका का अंक निकला तो उसमें वह तस्वीर थी। तब मैं नहीं जानती थी, अब जानती हूं कि दौलताबादी ईरान के अदीबों में सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। लोग सवाल करते हैं तो यह कि उन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। फिर भी उनका एक उपन्यास द कर्नल दुनिया की कई जबानों में अनुदित होकर छपने के बावजूद उनकी अपनी जबान फारसी में नहीं छपा। जब लिखा था तो ईरान में जिक्र तक नहीं किया गया था। उतना निर्मम सच सत्ता बर्दाश्त नहीं करती और न शायद लोग। पर आज जब उनकी इतनी इज्जत है
तब भी मजहब के कठमुल्लापन के तहत क्या क्या दरिंदगी हुई थी, उसका बयान ईरान छाप नहीं पाया है। कैफे में उनसे मिलना, बातचीत करना, साथ तस्वीर खिंचवाना जिंदगी के कुछ अहम लम्हे थे। मैंने उनसे यह पूछने की गुस्ताखी भी कर ली थी कि अगर वह प्रस्ताव पारित हो जाता तो ईरान लौटने पर उनके साथ क्या होता। उनका निहायत संजीदा जवाब था, मुझे मार दिया जाता। फिर आपने ऐतराज क्यों नहीं किया? मोनिका और मैं लगभग चिल्ला उठे। वे मुस्कुराए, कहा, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। हम सिर झुकाकर बैठ गए। वे तनिक और मुस्कुराए और बोले, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, आपने विरोध कर दिया ना। क्या आलीशान अदीब था। तभी न बिला जुल्म किए 2 साल जेल में गुजार आया था और बिला उज्र वह वक्त लिखने में लगाया था। हम उनके काम आ पाए थे, उसका हमें फख्र था। हम बेहद भावुक महसूस कर रहे थे। तो यह एक लंबा अंश अचला जी और बेहद महत्वपूर्ण, but very वैश्विक, engrossing, जी very interesting. Some जी details in it, some we don't know. We, जी about Iran and all that. जी जी, तमाम बहुत तरह कुछ की लिखा है, बहुत कुछ बहुत चीजें। बारीकी से जो वो लिखा लेखकों है के, वैसे ही वो है। जी जी, ये वह तो पूरा एक अंश है, अभी तो परिदृश्य, बहुत। जी, वह सारी यात्राएं और वे लोग, वे लेखक, उन सबके अंतर विरोध और तमाम चीजें, भारतीयता की अपनी जो एक खुशवंत सिंह ने भीतर तो की बखूबी पहचाना। तो सभी जानते थे एक पर अच्छी, कोई लिखता नहीं था। जी, तो अच्छा लगा कि आज आप कुछ असुविधा में ही सही मगर हमारे बीच उपस्थित हुई और आपके ही कारण यह समापन कड़ी कुछ खास रूप से चमक भी उठी है। तो धन्यवाद। अच्छा अच्छा लग रहा है। एक बार हम लोग तस्वीरें दिखा रही, अप- तस्वीरें वो कह रही है, तस्वीरें दिखा दीजिए। जी जी कुछ जी तस्वीरें बिल्कुल, हैं सर। जी जी, मैं एक बार अब तक जितने लोग इस एकाग्र में आए हैं उनको दिखलाता चलूं और उसके बाद हम उन तस्वीरों पर आते हैं। आज हाँ अभी पढ़े गए इस अंश में जिनकी चर्चा हुई है उनकी भी कुछ एक तस्वीरें हैं। पहले हम यह देख लें जिनमें हमारे वक्तागण आए हैं, उसको देख लें, उसके बाद उस पर आते हैं। जी, यह पहली कड़ी मित्रों, आप एक एक करके देखते चलें। ये अलग अलग कड़ियां हैं जो आप देख रहे हैं। दूसरी कड़ी में संगीता गुप्ता आई और यह तीसरी कड़ी है जिसमें स्वयं मृदुला जी आई थी और मेरी मम्मी की नायाब सहेलियां पढ़ी थी। तो वह भी एक बेहद रोचक और बेहद महत्वपूर्ण अंश थे, संस्मरण थे, जिसमें कैसे उन खास खास औरतों को लाया गया था जो किस कारण से महत्वपूर्ण है। इस अंश में आप देख रहे हैं कि हमने मृदुला जी की कहानी हरी बिंदी का पाठ किया था। एक दो और आगे बढ़ते हैं कुछ और चित्रों की ओर। यह देखिए, उर्मिला शिरीष जी की ओर से वक्तव्य हुआ था और इसके बाद शिल्पी झा जी आई थी। फिर महेश दर्पण जी का वक्तव्य हुआ। फिर प्रयाग शुक्ल जी ने उनके साथ अपने जो अपनी जुड़ी हुई यादें थी उसको साझा की।
आगे बढ़ते हैं। पूनम सिंह आई थी, उन्होंने मृदुला जी की कहानी सितम के फनकार का पाठ किया था, अपनी राय रखी थी। और दिनेश द्विवेदी जी आए थे, जिनकी अभी चर्चा भी इस अंश में हो रही थी, पुनश्च पत्रिका के संपादक, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण विशेषांक निकाले हैं, जिनमें एक मृदुला जी पर भी इन्होंने काम किया था। और अभी एक और किताब आ रही है मृदुला जी पर, जिसका भी वे संपादन कर रहे हैं। मधु काकरिया जी का भी वक्तव्य हमने सुना। लेखन और व्यक्तित्व की कोई परतदार संरचना मृदुला गर्ग। और कल्पना जैन जी आई। हमने कोशिश की थी कि लेखक के परिजनों में से भी कुछ एक लोग यहाँ उपस्थित हो सकें, तो उस कड़ी में भी हमारे साथ 3 लोग जुड़े, कल्पना जैन, पूनम भगत और आज स्वयं अचला बंसल जी। तो इससे जो एक आत्मपरक रंग होता है किसी एकाग्र में, हमने उसका भी आनंद उठाया। और यह पूनम भगत, इन्होंने अपने तरीके से अपनी मृदुला जी को याद किया। मनीषा चौधरी जी का वक्तव्य सुना, जिन्होंने अनुवाद किया कठगुलाब का, ये बलवंत कौर। और आज की हमारी वक्ता अचला बंसल जी। तो इस तरह से मित्रों यह एकाग्र संपन्न होता है। हम अपने तमाम वक्ताओं का धन्यवाद करते हैं, मृदुला जी का और तमाम वक्ताओं का, जिनके कारण यह सब संभव हुआ। अगर कुछ कहें इस अवसर पर, कोई एक फाइनल नोट दें, इसके बाद मैं चित्रों को दिखलाता हूं। आपकी ओर से कोई कंक्लूडिंग रिमार्क, इसके बाद हम उन चित्रों को दिखलाते हैं, फिर समाप्त करेंगे। अचला जी, हाँ, कोई बहुत फाइनल अच्छा रहा रिमार्क ये। सुन रही? फाइनल रिमार्क ये है कि आई एम ग्लैड आई केम, आई एंजॉयड बीइंग हियर and speaking about her and listening to you and other things. और क्या फाइनल रिमार्क? अचला जी, मुझे आधा मिनट का समय दें, आधा मिनट मैं उन चित्रों को ला रहा हूं। थोड़ा सा वक्त लग रहा है जी। फाइल लंबी है मित्रों, वह फाइल कुछ लंबी है, इसलिए थोड़ा सा समय दें, हम शीघ्र ही। सारे चित्र मत दिखाइए, थोड़े से दिखा दीजिए। जी जी जी, मैं ला रहा हूं। थोड़ा सा समय दें बस, उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही हम उन्हें देख पाएंगे। जी। और इस अवसर पर हमने मृदुला जी को भी काफी परेशान किया, तो हम उनसे भी माफी मांगते हैं, उन्हें बहुत तंग किया। और जाहिर सी बात है कि कई बार चीजें अपने नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसे में इसके बावजूद, इन सब परिस्थितियों के बावजूद झल्लाकर ही सही, मगर मृदुला जी हर दम साथ बनी रही। तो यह जो उनका आक्रोश है, उनकी झल्लाहट है, यह भी इतना प्यारा है। तो आपने वो सुने ली उनकी झल्लाहट? बहुत उकसाया होगा उनको। हाँ। लेकिन उसका वो जब उन चीजों को लिखा जाए, अपना ही मजा है, उसकी एक अलग दास्तान है। और हमने कुछ कुछ नोट्स लिखे हैं मृदुला जी पर, उनको सुनाया भी था, उसको आगे और बढ़ाऊंगा। तो वो जब ये सारे शेड्स जब तक आए भी नहीं, तो लिखने का मजा भी नहीं है। और किसी व्यक्तित्व का जो एक भरा पूरा अंदाज है, वह तो इसी खूबसूरती में, इस कॉम्प्लेक्सिटी में ही दरअसल पूरा सौंदर्य भी है जो हम पाते हैं उनके साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बीच हमारी वह फाइल डाउनलोड हो गई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार हम उसे यहाँ पर खोलें। फोटोज तो सब देख चुके हैं ना? ये कुछ
ये कुछ, हाँ देखिए अचला जी, साथियों अच्छा। देखिए, ये कुछ एक ओके। चित्र है, यह मिलजुल मन, जिस पर मृदुला जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, उस अवसर पर यह पुस्तक है, जिसमें निर्मला जैन जी और राजेंद्र यादव, विजय मोहन सिंह जी, जी। ये नहीं और देखी आगे थी। बढ़ते हैं जी। ये कुछ ऐसे चित्र हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं मित्रों, हमने अनुरोध किया था और हमें ये चित्र मिले। तो ये जापान में रचना पाठ करते हुए मृदुला जी, और यह अलग अलग अवसरों पर लिया गया चित्र मृदुला जी का। Can't recognize her here. जी जी। You look like one Agatha Christie's character. ऐसी लग रही है जैसे अगाथा क्रिस्टी के किसी कैरेक्टर में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मृदुला जी हैं तो कुछ इन चित्रों के बारे में कहें तो अच्छा होगा, बैकग्राउंड से ही सही कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा। वो कोपेनहेगन में मरमेड के साथ चित्र है, जो मेरे को अगाथा क्रिस्टी की, डेनमार्क में कोपेनहेगन में मरमेड, जो फेमस मरमेड है, ये वाली, उसके साथ का चित्र है। जी 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 कोपेनहेगन में। जी जी वेरी जी नाइस। जी, इसके बारे में भी कुछ कहें। बट यू आर लुकिंग सो, माय गॉड। ये बैंगलोर जी फेस्टिवल, बैंगलोर फेस्टिवल। जी, और यह वह चित्र है। अच्छा। ये तो एक जी दुर्लभ चित्र है। जी। आगे बढ़ाते हैं। ये कमलेश्वर, चित्रा मुदगल जी, मृदुला जी और तमाम लोग, सामयिक के प्रकाशक, या ये जाने माने शायर अहमद फराज के साथ मृदुला जी, बेहद खास चित्र। जी, यह मृदुला जी कुछ कहना चाहें? उनके बर्थडे की होगी, 80th बर्थडे आई थिंक, जी हस्बैंड के 80th बर्थडे। जी जी, वाह वाह जी। आप भी कुछ जोड़िएगा अचला जी। जी सुंदर है बहुत तस्वीरें। जी ये दोनों बेटों के साथ सैन हाँ, फ्रांसिस्को। this I've seen. जी। तो इस बहाने एक बहुपठित और बहुभ्रमित लेखिका को हम जान पाते हैं, रचनाकार को जान पाते हैं। जी, इसमें आप देख रहे हैं मंजुल भगत जी। जी हाँ, क्या कुछ कुछ कह रही हैं अचला जी? नहीं, जैल सिंह, मंजुल भगत एंड मृदुला गौर। जी जी, जैल सिंह बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ये तो पहले जी देख चुके हैं। हाँ जी। और यह सविता सिंह हैं, मृदुला जी हैं, और गीता हरिहरन। गीता हरिहरन। जी हाँ, जी 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 बिल्कुल। और यह अलग अलग अवसरों पर लिए हुए चित्र, और यह वह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए लेती हुई, और यह दो रचनाकार बहनें मंजुल भगत और मृदुला जी, जिसके लिए बहुत ही सीधे साधे ढंग से मगर सच्चे ढंग से अचला जी ने कहा कि दोनों बिल्कुल जुदा थीं, मगर दोनों कैसे हरदम एक दूसरे के साथ बनी रही। झगड़े, हंसी मजाक, मिलना जुलना, रचना कर्म, तमाम चीजें एक साथ चलती रही। तो मित्रों, आज इस तरह से हम लोग इस कड़ी को यहां विराम देंगे। मृदुला गर्ग जी पर यह एकाग्र अंततः इन 16 कड़ियों के साथ
अपने समापन को प्राप्त होता है। और अचला बंसल जी की इस उपस्थिति में और पीछे से हमारे साथ कहीं ना कहीं तमाम लोग का जिस तरह से साथ रहा, स्वयं मृदुला जी का काफी साथ रहा, सहयोग रहा, तो वह सब बेहद उल्लेखनीय है और हम सभी लोगों के प्रति हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अचला जी, आप उपस्थित हुई। नमस्कार, शुक्रिया अर्पण कुमार जी। जी नमस्कार। और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इस पूरे एकाग्र के साथ बने रहे। कई वक्ताओं को और भी लाने की योजना थी, मगर समयाभाव के कारण संभव न हो सका। कृपया वे बुरा ना माने, यही गुजारिश है। हम फिर मिलेंगे किसी और एकाग्र में। शुभ रात्रि, नमस्कार।